चले बच्चे, लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। एक लेक्चर हो गया हमारा, सेकेंड लेक्चर है, राइट। सो कोट ऑफ द डे, वर्क फॉर इट मोर देन यू होप फॉर इट। खाली होप करने से कुछ नहीं होगा, काम करो बच्चे। एक बार क्विकली देखते हैं जो लेक्चर 1 में हुआ। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, एग्जैक्ट डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग वी कवर्ड। अकाउंटिंग की क्यों जरूरत है, क्योंकि हम सब कुछ याद नहीं रख सकते, ये भी मैंने बताया। लास्ट लेक्चर में ये भी हो गया कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस और उसका ओनर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इससे रिलेटेड 3 चीजें हमने पढ़ी, ड्रॉइंग्स, कैपिटल एंड लायबिलिटी। कोई दिक्कत है? ओके, नाउ विल ऑफिशियली स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1, जो आपकी बुक्स में थ्योरी दे रखी है। अब उसे पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट इज हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। आई एम सॉरी, यहां पे ये बताया कि अकाउंटिंग की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, क्या जरूरत पड़ी अकाउंटिंग की। सो लेट्स सी, अकाउंटिंग इज एज ओल्ड एज मनी इटसेल्फ। यहां बोला है कि जितना पुराना पैसा है उतनी ही पुरानी अकाउंटिंग है। जब तक पैसा सिस्टम में नहीं था तब तक अकाउंटिंग भी नहीं थी। Have you studied about the barter system? Maybe in SST क्लास 8th और 9th में शायद barter system पढ़ा होगा आपने। barter क्या होता है बच्चों? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखिए barter का क्या मतलब होता था कि तू मुझे ये दे दे, मैं तेरे को ये दे दूं, क्योंकि उस टाइम पे पैसा नहीं होता था। इस हाथ ले, दूसरे हाथ से दे दे, राइट। सो दैट वाज barter. When men started living in groups, money was not in use. पैसा नहीं होता था उस टाइम पे। Barter system was used for exchange of goods and services, so there was no need of accounting. Accounting की जरूरत क्यों नहीं थी? क्योंकि immediately transaction settle हो जाता था। इस हाथ से दिया, दूसरे से ले लिया, एंड बात खत्म हो गई। करेक्ट, सही बोला ना। So accounting की जरूरत ही नहीं थी। With the development of trade and commerce, money was introduced. Money came into system. Barter system की अपनी बहुत प्रॉब्लम्स थी, आपने SST में पढ़ा होगा कि एक्सचेंज बड़ा मुश्किल हो जाता था। जब तक जो आपको चाहिए वो मेरे पास नहीं है और जो मुझे चाहिए आपके पास नहीं है, एक्सचेंज हो ही नहीं सकता, राइट। सो बार्टर सिस्टम के बड़े प्रॉब्लम्स थे, मेजरमेंट में प्रॉब्लम आती थी। तो देन मनी वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड द नीड ऑफ अकाउंटिंग आल्सो डेवलप्ड। जैसे ही पैसा सिस्टम में आ गया, अकाउंटिंग की भी जरूरत महसूस होने लगी। द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डेवलप्ड इन इंडिया इज नोन एज बही खाता। आप कभी कोई आपके दादा परदादा आपने देखा हो, कभी गांव गए हो, अगर आप लाल कलर की इतनी बड़ी बड़ी बुक्स होती है जिसे बही खाता कहा जाता है, रेड कवर में होती है, प्लेन बुक्स होती है, राइट। सो दैट वाज आवर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसे बही खाता कहते थे। सो व्हेन आई वाज इन 12th मैंने ये पढ़ा हुआ भी है कि बही खाता कैसे होता है। आई विल टेल यू, जस्ट गिव मी योर रजिस्टर। सो व्हाट, यहाँ पे जैसे पेज होता था ना, उसको 8 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करके अकाउंटिंग की जाती थी, देशी नामा सिस्टम जिसको बोलते थे। जैसे ये पेज है, सो दे यूज्ड टू डिवाइड इन, यू नो, they'll fold this once, ये 2 में डिवाइड हो गया, they'll fold it one more, 4 में डिवाइड हो गया, they'll fold it one more, और वो 8 में डिवाइड हो जाता था, राइट। सो वो ऐसे फोल्ड करके 4 पोर्शन दे यूज्ड टू जमा एंड 4 उधार, इस टाइप से अकाउंटिंग होती थी, जिसे देशी नामा कहते थे। मैंने 12th में पढ़ा हुआ है। सो अभी तो खैर आपके कोर्स में नहीं है। सो ये हमारा ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम होता था। अकाउंटिंग वॉज वेरी सिंपल इन द इनिशियल स्टेज, बट जैसे जैसे ट्रेड कॉमर्स इंक्रीज होता गया, डिटेल्ड अकाउंटिंग की जरूरत महसूस हो गई कि भाई थोड़ा सा लिखने से काम नहीं चलेगा, वी नीड अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, राइट। सो अब ये अकाउंटिंग किसने सिखाई? ये थे एक इटालियन भाई साहब जिनका नाम था ल्यूका पैसियोली। क्या नाम था इनका? एंड ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ अकाउंटेंसी, राइट। See, he never claimed कि मैंने अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी सिखाई, बट इन्होंने एक बुक लिखी थी, सुमा डे अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका, ये इनकी बुक का नाम था, राइट। सो इन दिस बुक फर्स्ट टाइम ही डिस्कस्ड अबाउट दिस अकाउंटेंसी, ऐसे होती है, राइट। सो दिस बुक कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री सिस्टम। However, Luca Pacioli did not claim that he was the inventor. इसने कभी क्लेम नहीं किया कि ये मेथड मैंने बताई है आपको, बट क्योंकि इनकी बुक में पहली बार डिस्कस की गई, सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ अकाउंटेंसी। एग्जाम में 1 मार्कर पूछ सकते हैं, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ अकाउंटेंसी, तो ही इज मिस्टर ल्यूका पैसियोली, राइट। ओके, आगे चलते हैं। ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बिगेन। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ग्रो करती गई, ट्रेड कॉमर्स ग्रो करता गया,
राइट। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप होने लग गई, तो एक प्रॉपर अकाउंटिंग की जरूरत थी, जहां पे एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक मेथड हो अकाउंटिंग का। Due to industrial revolution, large-scale industries began. The joint stock companies were established. These companies started collecting huge amount of money by the way of share capital. And the Companies Act was made applicable in almost all the countries. जैसे जैसे बड़े बड़े बिजनेस होते गए, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस आ गया, वो लोगों से पैसे कलेक्ट करने लग गया, ठीक है। सो कंपनीज एक्ट को लागू किया गया इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। एक डिटेल्ड अकाउंट, देखो जब आप लोगों से पैसे लेके बिजनेस कर रहे हो तो यू आर आंसरेबल टू देम, क्या आपने उस पैसे का क्या किया, राइट। सो प्रॉपर एक रिकॉर्ड मेंटेन चाहिए कि भाई हमने ये पैसों का ये यूज किया। सो दैट्स हाउ डिटेल्ड अकाउंटिंग केम इनटू सिस्टम। इन मॉडर्न टाइम्स ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम कुड नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स। बच्चे अब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, ये वही है जो आपने पढ़ा, ये वाला। This is what it is, financial accounting. If I say define financial accounting, you will say this. It is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying. ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो जो आप 11th-12th में पढ़ोगे, 11th-12th में फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखोगे, ये पॉइंट कह रहा है कि ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री इतनी ग्रो हो गई है कि खाली ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा। आप सोचें अगर आप 11th-12th पढ़ लें और कहें कि मुझे तो पूरी अकाउंटिंग आ गई भैया, मेरा हो गया, ऐसा होता है नहीं। सो 11th-12th में आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, लेकिन अकाउंटिंग और भी बहुत तरीके की होती है, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, टैक्स अकाउंटिंग होती है, वो सब आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। बच्चे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ना 2 चैप्टर हैं आपके 12th के सिलेबस में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 2 चैप्टर आप पढ़ेंगे। So in modern times, only financial accounting could not meet the requirements of changing time. Hence, 2 more branches of accounting, that is cost accounting, management accounting, were developed. और भी होते हैं, आपके बुक्स में 2 ही दे रखे हैं। With the fast development of computer technology, a new era of computer accounting also started. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पहले बार्टर सिस्टम था, पैसे थे ही नहीं तो अकाउंटिंग की जरूरत नहीं थी। जैसे ही सिस्टम में पैसा इंट्रोड्यूस हुआ, अकाउंटिंग की जरूरत महसूस होने लगी। पहले अकाउंटिंग बहुत सिंपल हुआ करती थी, बही खाता सिस्टम हुआ करता था, बट जैसे जैसे ट्रेड कॉमर्स ग्रो किया, हमें एक प्रॉपर सिस्टमैटिक साइंटिफिक अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी, जिसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और वो हमें किसने दी? मिस्टर ल्यूका पैसियोली। आगे बोला है कि सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से काम नहीं चलेगा, आप और भी अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, वो सारा भी मॉडर्न टाइम्स को मीट करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। नाउ कमिंग टू अकाउंटिंग साइकिल, ये मैंने आपको समझाया है लास्ट लेक्चर में भी, ऑलरेडी डिड। पहला स्टेज क्या होता है? आइडेंटिफाइंग होता है। हाँ बोलो कि आइडेंटिफाई करो ट्रांजैक्शन है या इवेंट है। अब उसे मेजर करके लिखना होता है। पहला जो आपका, जहां से आप लिखना स्टार्ट करते हो किसी चीज को, वो होती है रिकॉर्डिंग से, यस। अगला होता है क्लासिफाइंग, देन होता है समरी, रिजल्ट्स बनते हैं, उसको इंटरप्रेट किया जाता है और फिर कम्युनिकेट कर दिया जाता है। बच्चों देखो, अकाउंटिंग में ना हर एक स्टेज के लिए अलग टाइप की बुक बनी हुई है। जैसे आप लोग अपनी नोटबुक्स बनाते हो ना स्कूल में, कि ये मेरा अकाउंट्स की है, ये मेरी बीएसटी की नोटबुक है, ये इको की नोटबुक है, वैसे हर एक स्टेज के लिए हमें अलग अलग बुक्स दी गई हैं और उनके अपने फॉर्मेट्स होते हैं, वो उसी फॉर्मेट में बनती हैं। ठीक है जी, समझ में आ रहा है पक्का? सो जो ये रिकॉर्डिंग होती है कौन सी बुक में होती है? जर्नल या तो सब्सिडरी, जर्नल ऑब्लिक, या तो आप जर्नल मेंटेन कर लीजिए या फिर आप सब्सिडरी मेंटेन कर लीजिए। अब ये डिटेल में हम पढ़ेंगे क्या है। फिलहाल के लिए रिकॉर्डिंग की जाती है जर्नल में या तो सब्सिडरी में। याद रहेगा कौन सी बुक्स के नाम है? जर्नल या तो सब्सिडरी। क्लासिफिकेशन जो होता है कौन सी बुक में होता है? लेजर। क्लासिफिकेशन कौन सी बुक में होता है? लेजर। ट्रायल बैलेंस बनता है समरी के लिए, फिर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, हम उसे एनालिसिस करते हैं और अपने यूजर्स को कम्युनिकेट। यहाँ पे 2 चीजें याद रखो, रिकॉर्डिंग होती है या तो जर्नल में या तो सब्सिडरी में। आगे क्लासिफिकेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है? लेजर में। समझ में आया? ये 2 बुक्स हैं जो मार्केट में भी मिलती हैं। अगर आप मार्केट में जाके बोलेंगे कि जर्नल दे दो, वो दे देगा।
अगर आप बोलेंगे लेजर दे दो, वो दे देगा, आप मार्केट में मिलती है, राइट। यहां तक ठीक है बच्चे? ओके। अब मैं इतनी देर से लास्ट लेक्चर में भी मैं कह रही थी कि यूजर्स होते हैं, यूजर्स होते हैं। अब ये यूजर्स कौन होते हैं? अगर आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बना रहे हैं बिजनेस की, जैसे हमारे पॉकेट मनी वाले एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हमने अपने पापा को जाके कम्युनिकेट कर दिया, लेकिन जब भी किसी बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनते हैं बच्चों, जब भी किसी बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनते हैं, वो किन से कम्युनिकेट किए जाते हैं? यानी अगर कोई बिजनेस है, इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है, कौन जानना चाहते हैं कि इस बिजनेस में क्या हो रहा है, राइट, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। सो यूजर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर है, एक्सटर्नल वो होते हैं जो बाहर है, राइट। ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, समझ में आया? ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज। ओनर क्यों इंटरेस्टेड होगा? सोच के बताओ। अगर मान लो मेरा बिजनेस है, मैं क्यों इंटरेस्टेड हूं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट जानने में? क्या जानना है मुझे? प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, क्या रहा, मैंने कैसा काम किया, मेरा बिजनेस कैसा चला। मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड है? डिसीजन मेकिंग के लिए, है ना। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ओवरव्यू देख रहे हैं। एम्प्लॉइज क्यों इंटरेस्टेड है? उनकी सैलरी डिपेंड करती है फर्म की कमाई पे, है ना। ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कमाएगा तो उनको अच्छा मिलेगा, ये भी इंटरेस्टेड है। बैंक्स क्यों इंटरेस्टेड है? अगर आप लोन्स लेना चाहते हैं, फाइनेंशियल हेल्प चाहते हैं, तो बैंक्स आपके रिकॉर्ड्स देख के, हेल्प, चेहरा देख के थोड़ी लोन देंगे, अरे बच्चा स्मार्ट लग रहा है लोन ले ले, ऐसा नहीं होता, राइट। सो इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी जानना चाहेंगे। क्रेडिटर्स, बच्चों ये क्रेडिटर्स वर्ड को जानते हो आप? क्रेडिटर्स क्या होते हैं? ओके, नो वरीज, आई विल टेल। अभी आपका सेकेंड क्लास ही है, धीरे धीरे सब सीखेंगे इस नई भाषा को हम। क्रेडिटर्स वर्ड को समझिए बच्चे। ये कबीर है और ये सौम्या है, ठीक है। इसका क्लॉथ का बिजनेस है। ही सोल्ड समथिंग टू सौम्या, ही सोल्ड समथिंग टू सौम्या ऑन क्रेडिट। अदरवाइज आई कुड से सौम्या परचेज्ड समथिंग फ्रॉम कबीर, ऐसा बोल सकते हैं। सौम्या ने कुछ खरीदा कबीर से उधार पे, या तो मैं ऐसा बोलूं, या मैं बोलूं कबीर ने कुछ बेचा सौम्या को उधार पे, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब देखो, कबीर ने आपको सेल किया, यानी आपने बाय किया, यू आर बाउंड टू पे बैक, से यस। सौम्या, अगर आप कुछ उधार पे लेके जाते हो कबीर से, तो उसके पैसे तो लौटाओगे। कबीर आपके लिए लायबिलिटी हो गया। क्यों लायबिलिटी हो गया? पैसे वापस करने हैं, वेरी गुड, पैसे वापस करने हैं। सो सौम्या विल रिटर्न दिस मनी इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सौम्या के लिए ये कबीर हो गया क्रेडिटर। क्या हो गया? क्रेडिटर क्या होता है? फ्रॉम whom you purchase goods on credit, purchase goods on credit। कौन होते हैं क्रेडिटर? जिनसे आप उधार पे सामान खरीद के लाते हैं। समझ में आ रहा है? कबीर के लिए आप क्या हो गए? डेटर, वेरी गुड। आपके लिए कबीर क्रेडिटर है और कबीर के लिए सौम्या क्या हो गई? डेटर। हाँ बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? कोई शक, कोई शंका? क्रेडिटर्स क्यों जानना चाहेंगे कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है? क्योंकि वो हमें उधार पे सामान देते हैं, किसी अरे गहरे को थोड़ी उधार पे सामान दे देंगे, राइट। क्योंकि अगर पैसे वापस नहीं मिले तो गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड है? उसे टैक्स लेना है आपके रिजल्ट्स, प्रॉफिट्स पे। रिसर्चर्स अपने रिसर्च वर्क के लिए इंटरेस्टेड है। कंज्यूमर्स इसलिए इंटरेस्टेड है कि भाई आप उनसे ढंग से चार्ज कर रहे हैं या नहीं, जो आप कॉस्ट ले रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं, राइट। सो कस्टमर्स भी इंटरेस्टेड है। पब्लिक तो ऐसे ही इंटरेस्टेड है, चर्चा करने के लिए, इंटरेस्ट, चाय पे चर्चा करने के लिए, ठीक है। सो एनीवेज, पब्लिक ऑल्सो वांट टू नो कि आपका बिजनेस इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो दीज आर सम यूजर्स जो कि आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में बच्चों इंटरेस्टेड होते हैं। समझ में आ रहा है? पक्का? वेरी गुड। सो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। हमने एक ओवरव्यू डिस्कस किया
ओनर क्यों इंटरेस्टेड है बच्चों, ये रेड मार्क्ड पढ़ेंगे, इतना भी आपको याद रह गया तो बहुत है। ओनर क्यों इंटरेस्टेड है, प्रॉफिट्स और लॉसेस जानने के लिए। मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड है, डिसीजन मेकिंग के लिए। देखो अगर थोड़े थोड़े हाईलाइट पॉइंट्स आपको याद होंगे ना तो आप अपनी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। सो चीजों को ऐसे याद रखें कि शॉर्ट में आपको याद रहे, फिर आप उसे इलैबोरेट करके लिख दें। सो मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है डिसीजन मेकिंग के लिए, सेल्स प्राइस डिटरमाइन करना है, कॉस्ट रिडक्शन करना है, राइट, कॉस्ट कंट्रोल्स करने हैं, कोई नया प्रोजेक्ट लगाना है, तो ये सारे डिसीजंस लेने के लिए मैनेजमेंट भी इंटरेस्टेड है। एम्प्लॉइज क्यों इंटरेस्टेड है, एम्प्लॉइज इसलिए इंटरेस्टेड है बच्चों, देखो एम्प्लॉइज के ना दो टाइप के पे होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल। से यस, फिक्स्ड पे वो होता है कि उनको मिलता ही मिलता है, वेरिएबल पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन चली तो देंगे, प्रॉफिट्स अच्छे हुए तो देंगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो देंगे, राइट। तो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करते हैं वेरिएबल पेज, बोनसेस वगैरह। सो इसीलिए एम्प्लॉइज भी इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा काम कर रहा है, राइट। एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। अब पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है बच्चों, सैलरी से ये पार्ट कटता है जो ऑर्गेनाइजेशन में कट के सेव हो जाता है, रिटायरमेंट पे आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। सो उनको ये भी इंटरेस्ट होता है कि भाई प्रोविडेंट फंड हमारा सही से जमा हो रहा है या नहीं। बैंक्स क्यों इंटरेस्टेड होते हैं, अभी बच्चे ने बताया बिल्कुल सही, क्योंकि वो हमें लेंड करते हैं, लोन देते हैं, राइट। सो दे प्रोवाइड लोन्स। अब ऐसे ही तो लोन नहीं दे देंगे चेहरा देख के, ऑब्वियसली आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देख के लोन देंगे। सो नेचुरली दे वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस टू इंश्योर द सेफ्टी एंड रिकवरी ऑफ लोन। वो ये इंश्योर होना चाहते हैं कि हमारे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वापस टाइम पे आ जाएंगे। इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई आंख बंद करके तो इन्वेस्ट करेगा नहीं, राइट। इन्वेस्टर्स वो हैं जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, और पोटेंशियल वो है जो लगाना चाहते हैं, ये लगा चुके हैं और ये लगाना चाहते हैं, दोनों ही इंटरेस्टेड होंगे कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, व्हाट इज द अर्निंग कैपेसिटी एंड हाउ सेफ इज देयर इन्वेस्टमेंट। ऐसा तो नहीं है पैसे लगाएंगे और पैसे डूब जाएंगे। देखो आप कभी अगर आपने पेरेंट्स को देखा हो, जैसे अगर वो किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो दे डू एनालिसिस ना, कि कैसी चल रही है ये कंपनी, क्या हो रहा है, कैसे रिजल्ट्स हैं, ओनली देन दे इन्वेस्ट। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, अभी बताया, जो आपको उधार पे सामान देते हैं, वो भी अगेन आई वुड से चेहरा देख के तो सामान देंगे नहीं, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, रिजल्ट्स कैसे हैं। देखो अब मान लो अगर मेरी शॉप है, कोई नया बंदा आके बोले कि मेरे को 1 लाख रुपए का सामान उधार पे दे दे, विल आई? नो। मुझे जब तक उसका बैकग्राउंड नहीं पता होगा मैं कैसे किसी को उधार पे दे दूंगी। सो क्रेडिटर्स आर दोज पार्टीज हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर्स सैटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस। गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड है, टैक्स लेना होता है, उन्होंने नेशनल पॉलिसीज बनानी होती है, तो वो ये देखते हैं कि भाई हमारी कंट्री में जो बिजनेस है वो कैसा कर रहे हैं। मेन थिंग इज टैक्स, राइट, टू कंपाइल द नेशनल इनकम पॉलिसी डिसीजन एंड टू असेस द टैक्स। रिसर्चर्स तो सिंपल, फॉर देयर रिसर्च वर्क दे आर इंटरेस्टेड। कंज्यूमर्स क्यों इंटरेस्टेड है, कंज्यूमर्स रिक्वायर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर एस्टैब्लिशिंग अ गुड अकाउंटिंग कंट्रोल। मेनली उनको ये होता है कि हमसे जो प्रोडक्ट प्राइस चार्ज किया जा रहा है वो सही है या नहीं, राइट। सो sometimes prices of some products are fixed by the government, so it needs accounting information to fix fair process that consumers and producers are not exploited। उनसे सही प्राइस चार्ज हो रहा है। सॉरी ये स्क्रॉल हो गया। पब्लिक क्यों इंटरेस्टेड है, वो जानना चाहती है कौन सा बिजनेस इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऑलवेज से चाय पे चर्चा करने के लिए इंटरेस्टेड होती है, सुबह चाय पीते पीते बोलते हैं अरे ये अच्छा कर, आता जाता कुछ नहीं होगा, बस चर्चा करना है, ठीक है। सो चाय पे लोग मोदी जी को राय दे रहे होते हैं, सुबह चाय पे अरे मोदी जी को ऐसा करना चाहिए, मोदी जी बन के देखो। चलिए एनीवेज जोक्स अपार्ट, फीचर्स पे आते हैं बच्चे, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग पे आते हैं। सॉरी, अकाउंटिंग एक आर्ट है। अकाउंटिंग एक आर्ट क्यों है, क्योंकि राइटर को अपनी स्किल इस्तेमाल करनी होती है। अभी मैंने आपको बताया था, राइट, हमने अभी जो डेफिनेशन पढ़ी थी AICPA की, मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें लिखा था अकाउंटिंग इज एन आर्ट। सी
अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, है ना। आर्ट का मतलब होता है कि जो अकाउंटेंट है उसे अपनी स्किल का इस्तेमाल, उसका पर्सनल टच होता है whenever he write books of accounts. So accounting is an art. The writer of book must use his skill. Accounting cannot be applied mechanically. ठीक है, मैकेनिकली का क्या मतलब है, जैसे एक मैंने बोल दिया कि ऐसे 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 कर देना और तुमने कर दिया, ऐसा नहीं होता, राइट। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था लास्ट लेक्चर में टीचिंग का, कि टीचिंग भी एक आर्ट होता है। अगर मान लो मैं टीचर हूँ, एक दूसरा टीचर है, दोनों हम सेम बुक्स पढ़ के इधर खड़े हैं, उसने भी वही अकाउंट्स पढ़ी है, मैंने भी, फिर भी हमारे टीचिंग मेथड्स डिफरेंट है, हमारी स्किल डिफरेंट है। सो वैसे ही जो अकाउंटेंट होता है वो अपनी पर्सनल स्किल का इस्तेमाल करता है। आगे बोला है अकाउंटिंग जो है वो साइंस भी है। ऐसा क्यों? व्हाई अकाउंटिंग इज अ साइंस? बिकॉज साइंस की तरह अकाउंटिंग भी कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। ठीक है, जैसे साइंस कहती है C+O2 CO2 होता है, आप इसे बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, ये रूल्स है, राइट, यू कैन नॉट चेंज देम। सो वैसे ही जैसे साइंस में कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, अकाउंटिंग के भी अपने रूल्स हैं जिन्हें आप नहीं बदल सकते। अभी एक समझा, बिजनेस एंटिटी है ना, रूल है, यू कैन नॉट चेंज। सो अकाउंटिंग इज साइंस बिकॉज इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सम रूल्स एंड एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स जिन्हें बदला नहीं जा सकता। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ये बात हो रही है आइडेंटिफाइंग की। फर्स्ट स्टेज है ना आइडेंटिफिकेशन, कहने का मतलब इवेंट को छोड़ दोगे, ट्रांजैक्शन को लिखोगे, है ना। जहां पे फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं है वो बुक्स में नहीं लिखा जाएगा। इन अकाउंटिंग ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। If they cannot be valued in terms of money, they are not recorded. ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एक मिस्टर ए का बिजनेस है, एक मिस्टर बी का बिजनेस है। इस ए के यहाँ पे जो एम्प्लॉइज हैं वो बड़े ही हार्ड वर्किंग है, वेरी हार्ड वर्किंग, और इसके जो एम्प्लॉइज हैं वो बड़े ही निकम्मे हैं, एकदम लेजी, बैठे रहते हैं, खाली चाय पी आते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, टाइम पास करके घर चले जाते। किसका बिजनेस अच्छा चलेगा? ए का। बच्चे आप मुझे बताओ, क्या ए बुक्स में ये लिख सकता है कि मेरे एम्प्लॉइज की क्वालिटी बहुत अच्छी है इसलिए मेरे प्रॉफिट ज्यादा है? बी लिख सकता है कि मेरे एम्प्लॉय निकम्मे हैं इसलिए मेरा इतना लॉस हो रहा है? क्यों? क्योंकि क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉइज इज नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, यू कैन नॉट राइट, है ना। जबकि फैक्ट ये है कि इनकी एम्प्लॉइज की क्वालिटी इनके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही है, स्टिल दे कैन नॉट राइट बिकॉज इट इज नॉट मेजरेबल। In accounting, only financial transactions are recorded. If they cannot be valued in money's worth, they cannot be recorded. Example, a good character certificate issued to a accountant who left job. अगर कोई आपका बंदा जॉब छोड़ के गया, आपने उसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशू किया, क्या लिखने की जरूरत है? नहीं। क्यों? मनी में मेजर नहीं हो रहा। This event cannot be valued in money, so not recorded. Transaction must at least have a financial nature. कुछ तो financial nature होना चाहिए। Example, if a friend is invited to dinner, this is not a business transaction. Neither has it financial character. यानी जब तक आपको कोई financial impact ना हो, आप उसे बुक्स में नहीं लिखेंगे। आइडेंटिफिकेशन है। अगला है मेजरमेंट। अगला फीचर क्या है? मेजरिंग। रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी जब भी आप बुक्स में लिखेंगे उसे मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करके लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूं कि मैंने 30 चेयर्स बाय की, 30 चेयर्स बाय की, 500 रुपए की एक, कितना खर्चा हो गया? 15,000। तो आई विल राइट इन माई बुक्स कि आई बॉट अ फर्नीचर ऑफ 15,000। सिंपल। यानी आप जब भी कुछ लिखेंगे उसे मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करके। मेजरमेंट की बात हो रही है, एम आई करेक्ट? पहला स्टेज था आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग। द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन बुक्स इन टर्म्स ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 6 कुर्सी और 3 टेबल खरीदी, कन्वर्ट इन मनी टर्म्स। बुक में ये मत लिखो कि 6 कुर्सी खरीदी, 3 टेबल खरीदी, उसे लिखो मल्टीप्लाई बाय अमाउंट करके कि इतने रुपए का फर्नीचर है, दैट्स इट। And then they are recorded in books. Am I correct बच्चों? अगला है recorded in special books. कहने का मतलब आपकी स्पेशल बुक्स बनी हुई अकाउंटिंग में, मैंने अभी बताया जर्नल होती है, सब्सिडरी होती है, लेजर होते हैं, राइट।
सो द ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट क्लासिफाइड कि ये कौन से टाइप के ट्रांजैक्शंस हैं, फिर हम उनकी स्पेशल बुक्स में लिखते हैं। बच्चों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, अभी ये जो रिकॉर्डिंग वाला पार्ट हमने देखा था, साइकिल कहाँ गया हमारा, ये यहाँ पे मैंने बोला कि या तो आप जर्नल बना लीजिए या फिर सब्सिडरी बना लीजिए। इन दोनों का मैं अंतर बताती हूँ क्या है। ये हमारा रिकॉर्डिंग स्टेज है। कौन सा स्टेज है? पॉकेट मनी याद आ रही है? पॉकेट मनी वाला एग्जांपल, रिकॉर्ड फर्स्ट बार जब हम लिखते हैं तो बोला है या तो आप जर्नल बना लीजिए या फिर आप क्या करिए, सब्सिडरी बना लीजिए। ऑप्शन है आपके पास, आइदर गो विद दिस और गो विद दिस। दिस इज बेटर। क्यों, ये बताते हो। देखो जर्नल का क्या मतलब होता है? जर्नल का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए सारे एक किताब में लिख दो। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके समझाना चाहूं कि अगर एक ऐसा बच्चा है स्कूल में कि एक नोटबुक लेके जाता है, इको का लेक्चर होता है तो भी उसी में लिखता है, बीएसटी होता है तो भी उसी में लिखता है, इंग्लिश हुआ तो भी उसी में, एवरीथिंग में सी, मतलब जो भी कुछ पीरियड हुआ स्कूल में सारा एक किताब में, वो जर्नल होती है। सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन अगर आप एक किताब में लिख दें तो वो क्या हो जाएगी, जर्नल। वहीं अगर बच्चा अच्छा हो, एक बुक इको की बनाए, एक बीएसटी की बनाए, एक अकाउंट्स के लिए बनाए, एक इंग्लिश के लिए बनाए, वैसे ही बिजनेस में अगर आप एक बुक बनाते हैं सारे कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, अगली बुक बनाते हैं सारे परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए, दूसरी बुक बनाते हैं सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए, परचेज रिटर्न की एक किताब बनाते हैं, सेल्स रिटर्न की एक किताब बनाते हैं, ऐसे करके अगर आप अपने ट्रांजैक्शंस को डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, सब्सिडरी बुक्स। समझ आ रहा है बच्चे आपको? जर्नल इज व्हाट, व्हेन यू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस इन वन बुक, and if you divide this journal according to type of transaction it becomes subsidiary। वही वाला पॉइंट है ये। फीचर्स में क्या लिखा हुआ है कि हम स्पेशल बुक्स बनाते हैं हर एक टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए। कैश ट्रांजैक्शन अलग बुक में लिखेंगे, परचेज ट्रांजैक्शन अलग बुक में, सेल्स ट्रांजैक्शन। देखो कंपनीज में डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सबकी अपनी अलग रिकॉर्ड्स होते हैं, स्पेशल बुक्स। ओके, तो वैसे यहां पे बोला है कि जितने टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं अकाउंटिंग में उतनी टाइप की बुक्स आप मेंटेन करते हैं। रिकॉर्ड्स आर मेड विद अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। रिकॉर्ड्स आर मेड विद अ पर्टिकुलर, कैन आई से रिकॉर्डिंग से आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग हो गया। सही है, रिकॉर्डिंग या तो जर्नल में होगी या तो सब्सिडरी में। रिकॉर्ड्स आर मेड विद अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। देखिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव का ये मतलब है कि अकाउंटिंग हम करते हैं एक ऑब्जेक्टिव से। क्या ऑब्जेक्टिव है? कि हमें अपने रिजल्ट्स पता चले, हम उसे समराइज कर पाए, हम अपने यूजर्स को कम्युनिकेट कर पाए। ऐसा तो है नहीं ना कि बिना ऑब्जेक्टिव के अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमारे पास एक पर्पज है तब हम उसको कर रहे हैं। सो रिकॉर्ड्स आर मेड, records made in books of accounts are summarized from time to time and important conclusions are drawn. What is the amount of sale, what is purchase, क्या हमारे खर्चे हो गए, क्या हमारी इनकम्स हो गई, क्या हमारे प्रॉफिट्स रहे, क्या लॉसेस रहे, ये सब जानने का मकसद है, इसीलिए अकाउंटिंग की जाती है। सिंपल है, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं, स्पेशल बुक्स में ये भी लिख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग के लिए जर्नल और सब्सिडरी होता है, क्लासिफिकेशन के लिए हम लेजर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ये भी आप ऐड कर सकते हैं पॉइंट। आगे चलिए, सॉरी, रिकॉर्ड्स आर करेक्टली मेड। देखिए यहाँ पे बोला है कि आपके जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हो वो करेक्ट होने चाहिए, दो तरीके से करेक्ट होने चाहिए। पहला अरिथमेटिकली और दूसरा प्रिंसिपली। पहला अरिथमेटिकली और दूसरा प्रिंसिपली। अरिथमेटिकली यानी कोई मैथमेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक्स कह लीजिए, नंबर मिस्टेक कह लीजिए। और प्रिंसिपली करेक्ट का मतलब है कि अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग के रूल्स, प्रिंसिपल्स, वो सारे लगा के अकाउंटिंग करनी है, मन मर्जी से अकाउंटिंग नहीं करनी है आपने। रिकॉर्ड्स आर कंटिन्यूअस, क्रोनोलॉजिकल मैं लिखूंगी इसे। हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो डेट वाइज होते हैं। बच्चों वो पॉकेट मनी वाला एग्जांपल याद करो, हमने सारा डेट वाइज लिखा, 1 तारीख को पैसे मिले, 2 को यहाँ खर्चा, 3 को यहाँ, 4 को यहाँ। ऐसा तो नहीं किया पहले 25 तारीख का ट्रांजैक्शन लिखा फिर 4 का, नहीं। यानी
कंटिन्यूअस होते हैं, डेट वाइज होते हैं, इन ऑर्डर ऑफ डेट्स, दे आर रिकॉर्डेड इन सेपरेट बुक्स. Even the service transactions are recorded, not only transaction relating to goods but even the service transactions are recorded. ऐसा नहीं है कि आप कुछ सामान खरीदेंगे बेचेंगे तभी बुक्स में लिखना है, अगर आपने किसी से सर्विस ली दी वो भी आप लिखेंगे. ऑन द अदर वे आई विल एक्सप्लेन कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ खरीदते बेचते हैं तभी आपको अकाउंटिंग करनी है, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तब भी अकाउंटिंग करेंगे. जैसे मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग और परचेजिंग एनीथिंग, स्टिल आई एम डूइंग अकाउंटिंग. दो आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, आई मेंटेन माय अकाउंट. सिंपल है बच्चे, कोई दिक्कत है यहां तक? कोई शक, कोई शंका? ऑब्जेक्टिव्स पे आओ. अकाउंटिंग करने का क्या मकसद है? व्हाई डू वी डू अकाउंटिंग? क्यों चाहिए? ताकि मेरे पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो मेरे ट्रांजैक्शंस का. से यस. मैं अपने रिजल्ट्स को एसरटेन कर पाऊं, मैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को एसरटेन कर पाऊं और मैं उसे यूजर्स से कम्युनिकेट कर पाऊं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है जी. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या है कि मेरे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो मेरे हर एक ट्रांजैक्शन का. मैं लिखती हूं प्रॉपर रिकॉर्ड, यानी पूरे साल मेरे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हुए उसका सिस्टमैटिक डेट वाइज रिकॉर्ड हो. मुझे जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े मैं उसे रेफर कर पाऊं. ठीक है जी. आगे है असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट. जब साल खत्म हो जाए तो मैं ये पता लगा पाऊं कि मेरे पास प्रॉफिट्स हुए या लॉसेस हुए. ठीक है. टू डिटरमाइन प्रॉफिट्स स्लैश लॉसेस, मैं ये पता लगा पाऊं कि जब मेरा ईयर खत्म हुआ मेरे बिजनेस में कितने रुपए के एसेट्स थे और कितने रुपए की लायबिलिटीज थी. बच्चों लायबिलिटी वर्ड को तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था. एसेट्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ. एसेट्स आर समथिंग दैट बिजनेस ओन्स. लायबिलिटी जो होती है वो ओ करते हैं किसी को, और एसेट्स को बिजनेस ओन करता है. ठीक है. एसेट्स वो चीज होती है जो बिजनेस को फ्यूचर में कमाने में हेल्प करती है. They are basically the future benefits. Whatever is able to give you future benefit, that is your asset. इसे डिटेल में हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही. और हम अपने यूजर्स को कम्युनिकेट कर पाए. बच्चों अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो. वो किससे होगा? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस से होगा. बुक कीपिंग. बुक कीपिंग आपका पहला स्टेज होता है जहां पे आप प्राइमरी रिकॉर्ड्स को क्रिएट करते हैं डेट वाइज. असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट क्या है? जब साल खत्म हो जाता है तो आप प्रॉफिट्स और लॉसेस का पता लगाते हैं. बच्चों डिटेल में मैं आपको अभी ये नहीं समझा पाऊंगी ट्रेडिंग पीएनएल. ये जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, जब आप पूरी अकाउंटिंग सीख लोगे, जब आपको जर्नल बनाना आ जाएगा, लेजर बनाना आ जाएगा, उसकी समरी बनानी आ जाएगी, उसके बाद आप सीखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, पीएनएल कैसे बनता है, प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं. लेकिन फिलहाल के लिए चैप्टर 1 थ्योरी पर से आप इतना याद रखें कि हमारे जो प्रॉफिट्स और लॉसेस कैलकुलेट होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैलकुलेट होते हैं. समझ में आ रहा है आपको? जब साल खत्म हो जाता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पे हम 3 चीजें बनाते हैं बच्चों. एक बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बनाते हैं बैलेंस शीट. अभी के लिए आप यही याद रखें. ये जो ट्रेडिंग और पीएनएल है ये आपको प्रॉफिट्स और लॉसेस के बारे में बताता है. ये जो बैलेंस शीट बनती है बच्चों ये आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताती है. ठीक है जी. बस आपने इतना ही याद रखना है थ्योरी पर से. क्या याद रखोगे कि प्रॉफिट्स और लॉसेस हम साल के अंत में जो कैलकुलेट करते हैं वो ट्रेडिंग पीएनएल से करते हैं. पूरे साल हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जर्नल, लेजर सब कुछ बनाते हैं. फिर साल खत्म हो जाता है तो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 हिस्सों में बटे हैं, ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट. आई रिपीट, ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट. ट्रेडिंग और पीएनएल आपको प्रॉफिट्स बताएंगे, यानी आपने कैसा परफॉर्म किया. असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात हो रही है. क्या बात हो रही है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि आपने पूरे साल कैसा परफॉर्म किया. प्रॉफिट्स है तो अच्छा परफॉर्म किया, लॉसेस है तो बुरा परफॉर्म किया. असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है
कि जिस दिन साल खत्म हुआ, एक साल खत्म होने पे मेरे बिजनेस के पास कितने रुपए के एसेट थे और कितने रुपए की लायबिलिटीज थी। से यस, समझ में आ रहा है? सो ये कौन बताता है? बैलेंस शीट बताती है आपको। और फिर हम ये सारी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स के थ्रू अपने यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। सिंपल है, समझ में आ रहा है आपको? बस ये वाला क्वेश्चन खत्म करेंगे आज की क्लास में, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? कि मेरे पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो, ताकि जब मुझे जरूरत हो मैं उसे खोल के देख पाऊं, रिट्रीव कर पाऊं वेन एवर नीडेड। ठीक है, अ सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड हेल्प्स द मैनेजमेंट to retrieve information easily in time. However, in every business there are numerous business transactions and it is not possible for the management to keep every transaction in mind. ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जितने भी हमारे यूजर्स होते हैं, यूजर्स कौन कौन है अभी बताए ना, इंटरनल एक्सटर्नल, तो उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम उन्हें दे पाए, इसलिए हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड जरूरी है। रिजल्ट का क्या मतलब है? प्रॉफिट या तो लॉस, मैंने प्रॉफिट कमाया या तो लॉस इनकर किया, वो मुझे पता चलेगा ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल। बच्चे ये नाम याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट से हमें पता चलेगा कि मैंने प्रॉफिट्स कमाए या लॉसेस। अगर मेरी टोटल इनकम ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक्सपेंस तो मैं प्रॉफिट में होंगी, अगर मेरे एक्सपेंस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू इनकम तो आई विल बी इन लॉस। सिंपल है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है एसेट और लायबिलिटी का पता करना। एसेट्स वो होते हैं दैट कैन गिव यू फ्यूचर बेनिफिट्स, डिटेल में हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे? सो फाइनेंशियल पोजीशन क्या दिखाती है? एसेट्स और लायबिलिटीज। और इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? द स्टेटमेंट विच शोज एसेट एंड लायबिलिटी इज कॉल्ड बैलेंस शीट। इट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लास्ट है कि हम अपने यूजर्स को वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर पाए। यहाँ पे आप 2-3 एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कौन कौन यूजर्स हैं, वो क्यों इंटरेस्टेड होते हैं। In addition to management, there are number of other users who are interested. For example, shareholders, lenders, यानी बैंक्स जो आपको अमाउंट लेंड करते हैं, इनको हम इनकी इंफॉर्मेशन दे पाए वाया प्रॉपर रिपोर्ट्स। सिंपल है बच्चों। तो आज की क्लास में हमने जो सीखा उसे समराइज करते हैं क्विकली। क्या क्या पढ़ा जल्दी से बताओ, जल्दी से समराइज करते हैं। देखो अभी तक जो पढ़ लिया, अकाउंटिंग क्या होती है, क्यों उसकी जरूरत है, बिजनेस और उसका ओनर एक दूसरे से अलग है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग की शुरुआत कहां से हुई, यहां पे ल्यूका पैसियोली को याद रखें। अकाउंटिंग साइकिल मैंने बताया, इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप विच नीड टू बी फॉलोड। आई एम सॉरी। हमारे यूजर्स कौन कौन है, इंटरनल एक्सटर्नल, और ये क्यों इंटरेस्टेड है ये भी बताया। ठीक है, इसके फीचर्स बताए अकाउंटिंग के। देन ऑब्जेक्टिव्स बताए कि अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, क्या कारण है कि हम करते हैं। तो हमारे 4 ऑब्जेक्टिव है। पहला कि हमारे पास रिकॉर्ड हो, हमें प्रॉफिट लॉस का पता हो, एसेट लायबिलिटी का पता हो और हम उसे कम्युनिकेट कर पाए। सिंपल सा था, कोई दिक्कत है? अभी इसमें चैप्टर में और चीजें बाकी हैं, 2 या 3 लेक्चर में विल बी एबल टू फिनिश। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। आई होप यू लर्न प्रॉपरली। थैंक यू।